हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लेक्चर नंबर 6 में डिस्कस करेंगे दो इम्पोर्टेंट टॉपिक, सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। तो केवल और केवल ये दो टॉपिक सिलेबस में बचे हैं। इनसे रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स थे यानी इनके एप्लीकेशंस थी, उनको सिलेबस से हटा दिया गया है। तो दोनों टॉपिक्स को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए पहले हम सेल्फ इंडक्शन को देख लेते हैं। देखिए, सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ मतलब खुद में, और इंडक्शन का मतलब जो प्रोडक्शन है इंड्यूस्ड ईएमएफ की, वो करना। तो ये काम कैसे हो सकता है या ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो देख लेते हैं। देखिए, मेरे पास एक कोइल है, मैंने किसी भी तरीके से इस कोइल के अंदर से फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू को चेंज किया। इस कोइल के अंदर से जो करंट फ्लो कर रहा है उसको मैंने चेंज किया। कैसे चेंज कर सकते हैं भाई? देखिए, मेरे पास एक ये कोइल थी और इसमें यहाँ पे लगी हुई थी बैटरी। क्या लगी हुई थी? एक बैटरी लगी हुई थी ऐसे करके, अगर देखें तो इस बैटरी में क्या था कि यहाँ पे एक टैपिंग की लगी हुई थी ना, टैपिंग की ऐसे करके लिख देता हूँ। ये समझ गए ना, जो घर में होता है ऑन ऑफ स्विच, टक टक बोलता है ना, जिसको दबाते हैं वो वाला लगा हुआ था यहाँ पे। के नाम से मैं इसको लिख देता हूँ। और ये कोइल है जिसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। चलो बताएंगे थोड़ी देर में, बाद में एल वगैरह क्यों लिखते हैं। तो ये मेरे पास एक कोइल है। अब मेरे को ये बताइए, इतना ही सिस्टम मेरे पास है, तो इस कोइल के अंदर से फ्लो होने वाले करंट को मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ? अगर मैंने स्विच, जैसे एट प्रेजेंट क्या है, ये स्विच ऑफ है, इसको ऑन करूँगा तो प्रेजेंटली इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। कितना है? 0। तो वो करंट 0 से मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा? इट मीन्स करंट इज चेंजेस फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम व्हेन टैपिंग की इज ऑन या टैपिंग की इज प्रेस्ड। जब हम टैपिंग की को प्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो करंट की वैल्यू इस सर्किट के अंदर या इस कोइल के अंदर 0 से मैक्सिमम चेंज होगी। एंड सिमिलरली व्हेन वी स्विच ऑफ द की, टैपिंग की को क्या करेंगे? स्विच ऑफ करेंगे, देन द वैल्यू ऑफ करंट इज चेंजेस फ्रॉम मैक्सिमम टू 0, चेंजेस फ्रॉम मैक्सिमम टू 0। देखिए, जो कॉन्सेप्ट है बहुत ज़बरदस्त है, ध्यान से समझ लीजिए। जब मैं इस कोइल को या इस की को ऑन कर रहा हूँ तो करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा और करंट चेंज हो रहा है, करंट 0 टू मैक्सिमम चेंज हो रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद दिस कोइल इज ऑल्सो चेंजेस फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम, 0 टू मैक्सिमम, ड्यू टू विच एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन दिस कोइल। इस कोइल के अंदर क्या हो जाएगा? एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। अब जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, ध्यान दीजिए, जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ वो क्या चाह रहा है? वो अपोज करेगा अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। किसका अपोज करेगा? किसके कारण हुआ है? करंट के इंक्रीमेंट के कारण। तो वो अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा, यानी करंट को वापस धकेलने की कोशिश करेगा। अगर मैं इस की को ऑफ करूं, ध्यान दीजिएगा, इस की को ऑफ करूं तो करंट क्या होगा? डिक्रीज होगा। कहां से कहां? मैक्सिमम टू 0। तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो गया। इट मीन्स इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा और वो भी क्या करेगा? अपोज। अब मेरे को ये बताइए, जब मैंने इस की को ऑन किया तो करंट की डायरेक्शन 0 टू मैक्सिमम जो हुई वो ये रही, और मैं इसको ऑफ करूंगा तो ये करंट की डायरेक्शन बदलेगी क्या? क्या ये करंट की डायरेक्शन बदलेगी? नहीं बदलेगी, ये करंट की डायरेक्शन नहीं बदलेगी। लेकिन ये इंक्रीज इस साइड में हो रहा है तो डिक्रीज इस साइड में होना चाहिए। डायरेक्शन, करंट के फ्लो की डायरेक्शन नहीं बदल रही। मीन्स मैं केवल ये कह रहा हूं, if something is increases from left to right then definitely it is decreasing from right to left। तो डिक्रीज होगी, यानी इसका अपोज कहाँ होगा? उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब देखिए, जब मैं की को ऑफ करता हूं
तो जो डिक्रीजिंग डायरेक्शन है, मींस करंट की डायरेक्शन नहीं बदली, डिक्रीजिंग डायरेक्शन को याद कीजिए। डिक्रीजिंग डायरेक्शन क्या रहेगी, अगर ये इंक्रीजिंग थी तो डिक्रीजिंग डायरेक्शन हुई है। सही बात है कि नहीं है, डिक्रीजिंग डायरेक्शन हुई ये। अब वो जो, अगर मैं क्या करूँगा, इसको ऑफ करूँगा तो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, इसके अपोजिट रहेगी। इट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ कि करंट जा रहा था इस डायरेक्शन में, डिक्रीजिंग रेट था इस डायरेक्शन में, ऑफ किया जब किसका अपोज करेगी, करंट के कारण इंड्यूस्ड हुई है। कौन से करंट के कारण, डिक्रीजिंग रेट के कारण। किसके कारण, डिक्रीजिंग रेट के कारण। तो वो ईएमएफ इस डिक्रीजिंग रेट का क्या करेगा, अपोज करेगा, इस डिक्रीजिंग रेट का अपोज करेगा। तो किस डायरेक्शन में करेगा, इस डायरेक्शन में करेगा। अब ध्यान दीजिए, करंट की डायरेक्शन यही तो थी, करंट की डायरेक्शन यही तो थी, करंट की डायरेक्शन थोड़ी ना बदल सकती है फ्लो की, तो करंट की डायरेक्शन तो यही थी। ये तो किसकी डायरेक्शन थी, डिक्रीजिंग की डायरेक्शन थी, कि इसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है। तो वो हमने माना था कि लेफ्ट टू राइट इंक्रीज, तो राइट टू लेफ्ट डिक्रीज, उसका अपोजिट किया था हमने। तो अब क्या हो रहा है, ये डायरेक्शन क्या है आपकी, करंट की डायरेक्शन तो यही रहेगी हमेशा। अगर फ्लो करेगा तो इस डायरेक्शन में, नहीं तो करेगा ही नहीं, चाहे वो डिक्रीज हो रहा हो चाहे इंक्रीज हो रहा हो। तो अब जो साथ देगा वो किसका देगा, डिक्रीजिंग का देगा। किसका देगा, डिक्रीजिंग का देगा। तो डिक्रीजिंग, अब करंट का फ्लो किधर है, इधर। तो जो ऑफ करेंगे ना तो इधर इसी का साथ दे देता है। वो किसका साथ दे देता है, जो करंट की डायरेक्शन थी ना पहले, उसकी डायरेक्शन का ही साथ दे देता है। देखिए ये चीज़ माइंड में बिल्कुल सेट कर लीजिए कि अपोज किसका करेगा, जिसके कारण वो पैदा वो इंक्रीज और डिक्रीज के कारण हो रहा है, करंट की डायरेक्शन से नहीं हो रहा है। समझ गए ना, करंट की डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है उसका, वो केवल और केवल किसकी वजह से हो रहा है, करंट के मैग्नीट्यूड के इंक्रीज और डिक्रीज होने से हो रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि जब ऑन करते हैं तो मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, तो ऑफ करेंगे तो डिक्रीज होगा। तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो वो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो उस डिक्रीजिंग का क्या करेगा, अपोज करेगा, यानी वो उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। अब बात करते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग डायरेक्शन की। करंट आउटर सर्किट में फ्लो करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव ही अगर वो जा रहा है तो वो इंक्रीज हो रहा है, और वो कोशिश कर रहा है वापस नेगेटिव से पॉजिटिव आने की, तो वो डिक्रीज हो रहा है सर्किट के अंदर, तो वो डिक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीजिंग रेट की डायरेक्शन क्या हुई, इधर, तो डिक्रीजिंग की क्या हुई, इधर। क्लियर। तो वो किसका अपोज करेगा, इस मैग्नीट्यूड के चेंज होने का अपोज करेगा, और वो है इधर, तो वो किधर मारेगा धक्का, किधर फोर्स लगाएगा, इस तरफ। और ये तो क्या थी, करंट के फ्लो की डायरेक्शन, तो वो इसका साथ दे देता है, इसका साथ दे देता है। और यही एक एप्लीकेशन है, जब आप घर में जो ऑन ऑफ स्विच है, जैसे एक फैन का स्विच है या कूलर या रेफ्रिजरेटर का स्विच है, उसको जब ऑन करते हो तो स्पार्क नेग्लिजिबल नज़र आता है स्विच के अंदर, लेकिन जब ऑफ करते हो तो स्पार्क बहुत ज़बरदस्त होता है, स्पार्क बहुत ज़बरदस्त होता है। वो यही कारण है कि जो डिक्रीजिंग रेट के ऊपर जब ऑफ करते हैं उस टाइम पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ और जो उसके अंदर एक्सटर्नल ईएमएफ था, बैटरी के कारण था, वो दोनों एक डायरेक्शन में हो जाते हैं। एक डायरेक्शन में होने की वजह से वहाँ पे स्पार्क होता है। क्या होता है, स्पार्क होता है। अभी एक एप्लीकेशन और बताऊंगा आपको, मैं एक एग्जांपल और बताऊंगा। पहले सेल्फ इंडक्टेंस को क्लियर कर लेते हैं। नोट कर लीजिए कि ये सेल्फ इंडक्टेंस होती क्या है। व्हेन ए करंट, पहले सुन लीजिए, जब एक कोइल के अंदर से करंट फ्लो होता है, जब एक कोइल के अंदर से करंट फ्लो होता है तो आप सभी को पता है उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड भी इंड्यूस्ड हो जाता है। जब करंट इंक्रीज और डिक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज डिक्रीज होगा, एंड हैंस द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सेल्फ कोइल इज ऑल्सो चेंजेस and the EMF is induced in the coil. The induced EMF at that time is known as self-induced EMF. इस टाइम पे जो EMF induced हुआ उसको बोलते हैं self-induced EMF, and the phenomena is known as self-induction.
एंड द फिनोमिना इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन। नोट कीजिए प्रॉपर डेफिनेशन सेल्फ इंडक्शन की, नोट करिए यहाँ से। आप अब तक मैंने लिखने का कुछ नहीं बताया, अब बता रहा हूँ मैं, अब नोट करना शुरू कर दीजिए। नोट कीजिए सेल्फ इंडक्शन इज द फिनोमिना, सेल्फ इंडक्शन इज द फिनोमिना of production of induced EMF, of production of induced EMF, of production of induced EMF in a coil when a changing current pass through it, when a changing current is passed through it। अब इम्पोर्टेंट जो पॉइंट हैं वो डाल लीजिए, एक डायग्राम ये बना लीजिए, इसमें आप इसको ऑन करके दिखा दीजिए, और एक डायग्राम और बना लीजिए, इसमें आप इसको ऑफ करके दिखा दीजिए। ऐसे एक बार ये इसको ऑफ कर रहे हैं और एक बार ऑन कर रहे हैं, एक बार ऑफ कर रहे हैं, एक बार इसको ऑन कर रहे हैं। तो मैंने बताया था आपको, जब इसको ऑन करेंगे तो क्या होगा और ऑफ करेंगे तो क्या होगा। जब ऑन करेंगे तो जो ईएमएफ इसके अंदर है, एक्सटर्नल ईएमएफ है, और एक इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ है, उन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। नोट कर लीजिए, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज अपोजिट व्हेन इट इज ऑन। तो अपोजिट डायरेक्शन सही है ना, ये इधर से इधर, तो करंट की डायरेक्शन ये है, और जो इंड्यूस्ड करंट होगा, इंड्यूस्ड लिख देता हूँ ना, इंड्यूस्ड करंट आई इंड्यूस्ड, उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी इधर। इसमें क्या रहेगी, ये तो आपके करंट की डायरेक्शन ये है ही, और इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन भी यही हो जाएगी। बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है आपको याद रहना कि ऑफ करते समय दोनों करंट की डायरेक्शन सेम रहती है और ऑन करते समय अपोजिट हो जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब नोट करिए, द इंड्यूस्ड ईएमएफ, द इंड्यूस्ड ईएमएफ या द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद दिस कोइल इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद दिस कोइल इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कोइल। कितना मैग्नीट्यूड इस करंट का फ्लो कर रहा है। तो इस सिंबल को हटाने के लिए हम राइट साइड में क्या लगा देते हैं, कांस्टेंट, और जिसको बोलते हैं एल आई। तो ये मेरे पास फाइनल रिलेशन आ गई है, वेयर एल इज द कोफिशिएंट ऑफ, नोट कर लीजिए, वेयर एल इज द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, वेयर एल इज द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। Now according to formula EMF induced is given by minus of d phi by dt। on placing the value of this, इसकी वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो E is equal to minus of L d phi by dt। this is equation number second and this one is first। ये दो आपके पास एक्सप्रेशंस आई हैं, एक ये और एक ये, दोनों को नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ से मैं सेल्फ इंडक्शन की जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है या सेल्फ इंडक्टेंस, जो एल होता है ना, ये कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है, जिसको इंडक्टेंस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, इंडक्टेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नोट कीजिए, इफ आई इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन फर्स्ट, if I is equal to 1, if I is equal to 1 then phi is equal to L। तो आपके पास क्या हो जाएगा,
then phi is equal to L. means the self inductance of a coil, is equal to the magnetic flux link with the coil, is equals to the magnetic flux link with the coil when unit amount of current, unit magnitude of current is flows through the circuit or through the coil. If unit magnitude of current is flows through the coil. क्लियर है? अरे इतना हो गया. Now in equation second, या now from equation second, self inductance is defined as by using, अगर आपके पास क्या हो जाए di by dt, if di by dt is equal to 1 in equation सेकेंड इक्वेशन में अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, इन इक्वेशन सेकेंड if di by dt is equal to 1, then induced EMF is equal to self inductance, then induced EMF is equal to self inductance. तो क्या लिखोगे, the induced EMF in the circuit, the induced EMF in the circuit is known as self inductance of the coil, is known as self inductance of the coil when the rate of change of current is unity, when the rate of change of current in the coil is unity, rate of change of current through the coil is unity. इतना हुआ. इतना होने के बाद अब बात करते हैं इनकी SI यूनिट्स की. तो SI यूनिट सेल्फ इंडक्टेंस की आपको बनानी है, तो वो बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो देख लेते हैं. तो देखिए SI यूनिट्स में जो नेगेटिव सिंबल वगैरह होते हैं उनकी ज़रूरत नहीं होती है. तो जो आपके पास सेकंड इक्वेशन है यहाँ से डायरेक्ट हम बना सकते हैं. तो इस इक्वेशन को देखिए, बाय यूजिंग इक्वेशन सेकंड. तो क्या कर रहे हो, फॉर फाइंडिंग SI यूनिट L इज इक्वल टू E अपॉन DI बाई dt. तो इसकी SI यूनिट क्या होती है, वोल्ट, इसकी क्या होती है एम्पियर, और इसकी क्या होती है सेकेंड. तो इसकी जो SI यूनिट है वो होगी वोल्ट सेकेंड एम्पियर इनवर्स, वोल्ट सेकेंड एम्पियर इनवर्स, ये इसकी क्या होगी है SI यूनिट होगी है. एंड इट इज़ नेम्ड एज हेनरी. किसने दिया था, हेनरी, कैपिटल H से रिप्रेजेंट करते हैं हेनरी. तो कोई आपसे ये कहे व्हाट इज़ 1 हेनरी, व्हाट इज़ 1 हेनरी, if induced EMF in the coil is 1 volt, when rate of change of magnitude of current through the coil is unity, then the self inductance of the coil is 1 Henry. Then the self inductance of the coil is 1 Henry. अगर इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू 1 वोल्ट हो, कब, जब ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है थ्रू द कोइल वो यूनिटी हो जाए, तो आपका जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो 1 हेनरी के बराबर हो जाएगा. नाउ फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला. तो डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालेंगे, डायमेंशनल फार्मूला के लिए फिर दोबारा यही इक्वेशन यूज़ करेंगे, एल का डायमेंशन निकालेंगे. ई क्या होता है, पोटेंशियल, ऊपर क्या लिखोगे पोटेंशियल, नीचे क्या लिखोगे करंट,
है ना, आई क्या है करंट और अपॉन में टाइम। तो अब ये पोटेंशियल है, इसका फॉर्मूला नहीं पता होता तो पोटेंशियल क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। चाहे वो फॉर्मूला यूज कर लो और चाहे तो आप और यूज कर सकते हो, और वो हो सकता है आपका, चलिए देख लेते हैं उस फॉर्मूला से आपका शायद तो आ जाना चाहिए। वर्क का पता है ना, ऐसा ही होता है ना, V इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है W/Q, है ना, W/Q। तो ऊपर करते हैं, देखो आपकी बुक में कुछ अलग कर रखा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ शायद आ जाएगा इसी से ही, नहीं तो फिर जो बेसिक है उससे निकाल देंगे। तो वर्क और नीचे आ गया है चार्ज, तो चार्ज Q इंटू में I और ऊपर चला गया है टाइम। अब वर्क का अगर नहीं पता तो इसको कर देते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या कर देते हैं, L इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू टाइम। शायद अब आप सभी का जानते हैं, ऊपर वाले जितने भी हैं। चार्ज का आपका क्या होता है 80, चार्ज का होता है 80 एम्पियर। फिर दोबारा आ गया, ये है इसका होता है A, तो इज इक्वल टू M1 L1 T-2 फोर्स का हो गया, इनटू में डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का हो गया L1, इनटू में टाइम, टाइम का हो गया T, अपॉन में A² T। इस T से ये T कैंसिल और ये हो गया L2, तो ये हो गया M1 L2 A2 T-2। ये आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ सही आया है कि नहीं है, बिल्कुल सही है। M1 L2 T-2 और A2 बिल्कुल सही है आपका डायमेंशनल फॉर्मूला। भैया एक मिनट, ये देखिए A ऊपर लेके गया मैं, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं लगाया, है ना, ये A ऊपर ले गया लेकिन माइनस नहीं लगाया, तो ये -2 आएगा, ठीक है। बाकी सब कुछ सही है। तो ये था डायमेंशनल फॉर्मूला। इसके अलावा आप इससे भी निकाल सकते हो, किससे, जो इक्वेशन ये आई थी ना, आपने किया था फाई इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन आई, और फिर क्या कर दिया था फाई इज इक्वल टू L इंटू में आई। तो इससे भी निकाल सकते हो, L का ही निकालना है ना, L इज इक्वल टू फाई अपॉन आई। ये क्या था आपका B इंटू में A मैग्नेटिक फील्ड, और ये एम्पियर का तो आपका हो ही जाएगा इंटू में आई। अब इस मैग्नेटिक फील्ड का नहीं पता, इसका फॉर्मूला लिख दो, वो ये Q/V sin थीटा ना, उसकी हेल्प से आप इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका सेल्फ इंडक्टेंस। सिमिलरली आपका होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या करते हैं, आप सभी को जो म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला टॉपिक है वो अपने आप करना है। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ करना कैसे है। म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसमें क्या होगा, एक कोइल ये होगी, ठीक है, ये बैटरी से कनेक्ट की जाएगी और यहाँ पे लगेगी आपकी वही टैपिंग की, सेम प्रोसीजर है, ठीक है। और इधर एक दूसरी कोइल होगी, उसमें लगा देना यहाँ पे गैल्वेनोमीटर, जो डिफ्लेक्शन क्या दिखा रहा है, 0। क्लियर है। इसमें क्या करेंगे, द रेट ऑफ करंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू वन कोइल, ये वन कोइल है और ये सेकंड कोइल है, इज चेंजेस ड्यू टू विच मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कोइल सेकंड इज चेंज्ड एंड हैंस EMF इज इंड्यूस्ड इन दिस कोइल। इस कोइल के अंदर EMF इंड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है। द EMF इंड्यूस्ड इन सेकंड कोइल इज नोन एज म्यूचुअल इंड्यूस्ड EMF एंड द फिनोमिना इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्टेंस। इस फिनोमिना क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्शन वही है आपका, वही रेट ऑफ फ्लो उसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करेगा। क्लियर है, तो आप इसको कवर कर लीजिए। इसमें 2 एप्लीकेशन आपकी बुक में दी मिलेंगी, एक एप्लीकेशन मिलेगी स्पार्किंग वाली और एक एप्लीकेशन आपको मिलेगी नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग वाली। तो जो स्पार्किंग वाली है वो अपने आप पढ़नी है, बहुत ईजी है, मैं बता चुका हूँ।
नॉन इंडक्टिव जो वायरिंग वाली है वो मैं आपको बता देता हूँ। नॉन इंडक्टिव कोयल, आपका जो रेजिस्टेंस बॉक्स होता है वो ऐसे वाला देखा है आपने, इसको पोस्ट ऑफिस बॉक्स भी बोलते हैं। उसमें यहाँ पे क्या होती है, कोयल होती है। तो वो जो कोयल होती है वो इस तरह से घुमा फिरा के ऐसे ली जाती है ना, क्योंकि उसकी लेंथ जितनी ज़्यादा लोगे, क्योंकि हर के अंदर अलग अलग यूज़ की जाती है, तो उसको घुमा फिरा के ऐसा बना दिया जाता है ऐसे। तो देखिए हम इस रेजिस्टेंस बॉक्स के एक एंड से करंट पास करवाते हैं, ठीक है। तो एक से जो करंट है वो आपका पास होता है और ये कोयल की फॉर्म में होती है ना, घुमाया जाता है इसको ऐसे। ऐसे तो एक में करंट ऐसे जाएगा तो एक में आएगा, ऐसे इस फॉर्म में इसको रखा जाता है। एक से करंट जाता है तो एक में आता है, तो डेफिनेटली एक के कारण दूसरे में क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। एक कोयल के कारण दूसरे में क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और दोनों में डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड जो होगा उसकी डायरेक्शन भी क्या रहेगी, अपोजिट रहेगी। हैंस नो नेट ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन दिस कोइल्स because the EMF induced in these coil are cancelled out each other। दोनों आपस में क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। इस फॉर्म में जो आपका रेजिस्टेंस बॉक्स होता है उसमें जिनसे जो कोयल यूज़ की जाती है वो इस फॉर्म में की जाती है, ठीक है। तो इस तरह की कोइल्स का म्यूचुअल इंडक्टेंस 0 होता है, और इन्हीं कोइल्स को क्या बोलते हैं, इन्हीं कोइल्स को क्या बोलते हैं, इन्हीं कोइल्स को बोलते हैं नॉन इंडक्टिव कोइल्स, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और मैंने आपको बताया था कि इससे जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। उस वीडियो में हमने डायरेक्शन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं वो करने हैं। और एक चीज़ और बता देता हूँ, अब की बार आपका जो PCM या PCB के जो MCQ टेस्ट होने होते हैं वो सभी सब्जेक्ट्स के संडे को होंगे। आपका संडे को जो टाइमिंग रहेगा वो मॉर्निंग से रहेगा, और सभी टेस्ट आपको बिफोर 12 PM या थोड़ा टाइम बढ़वा देंगे, बिफोर 1 PM आपको देना है, ठीक है। 1 PM तक से पहले आपको देना, यानी आफ्टरनून से पहले आपको दे देना है, ठीक है। जो टाइमिंग है वो आपका सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगा। तीनों टेस्ट MCQ इस वीक के अंदर जितना भी सिलेबस कवर किया है वो, या फिर आप अपने जो भी टीचर्स हैं उनसे डिस्कस करके सिलेबस पूछ सकते हो। मेरा सिलेबस यही रहेगा, जो चैप्टर मैंने नया शुरू किया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, केवल इसी से आपका टेस्ट होगा, क्योंकि इसमें केवल और केवल डायरेक्शन और बची हैं, वो मैं कल के वीडियो में डाल दूँगा। और किसी सब्जेक्ट में अगर ज़्यादा पार्ट हो गया हो तो आप उससे शनिवार को रिवीजन डलवा सकते हो। आज बोल दो कि सर कल के वीडियो में जो इस सप्ताह में हमने पढ़ा है वो रिवाइज़ करके डाल दो। और संडे को आपका टेस्ट होना है। सैटरडे को आप चाहो तो उस टीचर से होमवर्क ले सकते हो, चाहो तो उसको मना कर सकते हो, लेकिन संडे को आपका टेस्ट भी होगा और इवनिंग में आपको होमवर्क भी मिलेगा। क्लियर है? तो आज के वीडियो इसलिए आप अपने आप को प्रिपेयर करके रखिएगा। आज मैं आपके पास जो भी मैसेज वगैरह है वो अपने कोऑर्डिनेटर सर से डलवा दूंगा कि जो भी हमने डिसाइड किया था मीटिंग में वो क्या क्या चेंजमेंट्स हुए हैं वो आज हम डाल देंगे। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स।